बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। देखिए, यहाँ के पार्षद जो सुरेश चौधरी थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। वो जीत करके अपना घर भरने का काम किए। कोई भी बुनियादी सुविधा हो जो कि जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, उसको करवाने का, या नहीं हो पा रहा है तो हाउस में उस मुद्दे को उठाने का क्षेत्र की जनता पूछना चाह रही है पार्षद साहब से। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी पूछना चाहता हूं कि पार्षद साहब, इस क्षेत्र की बुनियादी सुविधा का विषय यदि आपने कभी भी सिविक सेंटर में हाउस में उठाया है तो आप उसका प्रमाण दे दीजिए। मैं राजनीति छोड़। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और हर साथ इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 163 देवली विधानसभा से पूर्व निगम प्रत्याशी, भाजपा को रिप्रेजेंट करते हुए चंदन चौधरी जी। चंदन जी, आपको इस बार टिकट पुनः लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा और चुनाव के लिए भी बधाई देना चाहूंगा। पहले धन्यवाद रमेश जी। और आज इस कड़ी में हम जानकारी जुटाएंगे देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत 163 नंबर वार्ड में प्रत्याशी रह चुके हैं दोस्तों, चुनाव लड़ चुके हैं, थोड़े से मार्जिन में जरूर रह गए थे, मन में जरूर मलाल था, मगर फिर भी चंदन चौधरी जी के बारे में पता करें तो चंदन चौधरी जी लगातार इस क्षेत्र में जनता के साथ खड़े रहे हैं, कामकाज किए हैं। चंदन जी, थोड़ा सा वोटिंग के लिए आप जाते हैं, रैली में भी जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन में भी जाएंगे, जनता आपको जानती है, थोड़ा सा जनता को और हमारे चैनल के माध्यम से बोल दीजिए कि 5 साल के अंतर्गत आप कैसे रहे क्षेत्र में, किस तरीके से आपका रहा सब कुछ। रमेश जी, आपके चैनल जनता जनार्दन के माध्यम से इस क्षेत्र के जनता को बताना चाहता हूं कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा, बहुत ही कम मतों से पराजित रहा, लेकिन मैंने अपने आप को पराजित महसूस नहीं किया। उसी दिन से संकल्पित होकर के सभी क्षेत्रवासियों के लिए जिन्होंने मुझे वोट दिया, आशीर्वाद दिया, उसका पार्षद मैं अपने आप को मानते हुए जनता की सेवा हमने की है। वही कारण रहा कि आज क्षेत्र की जनता ने सर्वे रिपोर्ट में मेरा सिंगल नाम दिया, जिस वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और सिंबल दिया और दोबारा मैं इस क्षेत्र का प्रत्याशी बना। निर्विरोध एक तरह से आपको टिकट प्राप्त हुआ है। और थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं, अगर आज 2022 में पुनः चुनाव हो रहा है, 22 तो क्या 23 लगभग हो ही जाने वाला है, फिर भी 5 साल अभी आगे को देखती है जनता। इस क्षेत्र में 163 की बात करें, इस क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। और आगे अगर चंदन चौधरी जी जीतते हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई शुभकामना हमारी तरफ से कि जीतें, अगर जीते हैं तो फिर क्या कामकाज रहेंगे, क्या मैनिफेस्टो है, कितना आपने पकड़े हैं, जो भी समस्याएं हैं आप जनता के बीच में रहे हैं जैसे ही बोल रहे हैं जी। देखिए, इस क्षेत्र की समस्या को आप छोड़ दीजिए, इस क्षेत्र में सुविधा ही नहीं है उसकी बात कीजिए। ठीक है, बताइए। कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है। जो बुनियादी सुविधा पार्षद के द्वारा दी जानी चाहिए, एमसीडी के द्वारा दी जानी चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं मिला। दूसरी बुनियादी सुविधा जो विधायक के द्वारा दी जानी चाहिए थी, वो भी नहीं मिला। केजरीवाल जी ने झूठे वादे किए कि फ्री पानी दूंगा, लेकिन उसके बदले में इन्होंने टैंकर माफिया दिया, जो कि 1500 में टैंकर बेचे जाते हैं। ट्यूबवेल माफियाओं के द्वारा 3-3 महीने में पानी सप्लाई किया जाता है, वो भी 1500 रुपये महीने पर बेचा जाता है। बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है इस क्षेत्र में, मगर फिर भी बोला जाए शिक्षा मॉडल के ऊपर बात करते हैं और तमाम सारी बातें करते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया। क्या इस आपके वार्ड की बात करूंगा, शिक्षा स्तर पर, स्कूल स्तर पर इन्होंने कितना काम किया और किस तरीके से आप इसमें अपनी भूमिका देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो या एमसीडी के कोई भी करने योग्य कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में पार्षद ने कोई भी भूमिका नहीं निभाई। अच्छा, जो एक थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, जो यहाँ पर पूर्व निगम पार्षद थे वो सुरेश चौधरी थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे। बहरहाल कर्म और जो जिम्मेदारी होती है एमसीडी की सीट पर, यानी कि एक निगम पार्षद की वही जिम्मेदारी होती है जो कि संवैधानिक होती है। क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा? देखिए, यहाँ के पार्षद जो सुरेश चौधरी थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। वो जीत करके अपना घर भरने का काम किए। कोई भी बुनियादी सुविधा हो जो कि जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, उसको करवाने का, या नहीं हो पा रहा है तो हाउस में
उस मुद्दे को उठाने का क्षेत्र की जनता पूछना चाह रही है पार्षद साहब से, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी पूछना चाहता हूं कि पार्षद साहब, इस क्षेत्र की बुनियादी सुविधा का विषय यदि आपने कभी भी सिविक सेंटर में, हाउस में उठाया है तो आप उसका प्रमाण दे दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चंदन जी कह रहे हैं, आधार बिना आधार के तो बोलेंगे नहीं, नेता है और उसके बाद प्रत्याशी भी हैं सामने सुरेश चौधरी, पुनः वो भी इस चुनाव में लड़ रहे हैं। मगर चंदन जी, सवाल मेरा जो है वो आप जवाब तरीके से ठीक से नहीं हो पा रहा है, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मैं फिर से पूछना चाहूंगा आपसे कि शिक्षा क्षेत्र में काफी केजरीवाल सरकार के माध्यम से बोला जाता है, उन्होंने अच्छा काम किया। मैं यही चाहता हूं कि आप 163 में संगम बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकारी स्कूल है, और भी सरकारी स्कूल है आपके, मुझे लग रहा है इसी क्षेत्र में 163 नंबर वार्ड में 3-4 स्कूल है शायद, कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से जो है काम होता है? देखिए, कोई भी व्यवस्था नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर, चाहे वो पार्षद के द्वारा हो या विधायक के द्वारा हो। यहाँ जो विधायक के द्वारा स्कूल हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 5000 की कैपेसिटी है बच्चों के पढ़ने की, लेकिन बच्चे हैं 6000 पर डे। 6th क्लास हो, 5th क्लास हो, एक एक क्लास के बच्चों को छुट्टी दी जाती है, जिसके की सीट खाली हो तो बच्चे उसमें पढ़ाई करें। दूसरी व्यवस्था जो एमसीडी के अंदर होती है शिक्षा की व्यवस्था, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1, नंबर 10 लाजपत नगर का एमसीडी का स्कूल है। जब लाजपत नगर में एमसीडी के स्कूल को विश्व का 10वां स्थान मिल सकता है, तो इस क्षेत्र में स्कूल क्यों नहीं बन सकता है, जो पार्षद के द्वारा, एमसीडी के द्वारा बनाया जाता है। अब विषय आता है यहाँ के पार्षद के शिक्षा नीति पर। यहाँ पर 2 एमसीडी के स्कूल हैं, एक हरिजन बस्ती में बिल्डिंग है और दूसरा पोटा कैबिन से जी ब्लॉक में चलता है। पोटा कैबिन मैं समझता हूँ कि चलिए फंड की जरूरत होती है, फंड नहीं होता है तो वो नहीं बन पाया, लेकिन फंड लगा करके जिसका रेनोवेशन किया जा सकता है, उसका रंग रोगन किया जा सकता है, डिजिटल क्लासरूम बनाया जा सकता है, 5 साल में पार्षद महोदय ने कुछ भी नहीं किया। जब ये एमसीडी भंग हुई तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मैंने आप भी तो करा सकते थे कुछ, अच्छा बढ़िया आपके अंदर। देखिए, हमारे अंडर में तो कुछ भी नहीं था, मैं एक प्रत्याशी था, हारा हुआ प्रत्याशी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एमसीडी में सरकार है, और जब तक ये पार्षद रहे तो ये ऑफिसरों को धमकाते थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता था। जब ये एमसीडी भंग हुई तो उसी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, उसी एमसीडी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके, आवेदन दे करके इस स्कूल का एक सौंदर्यीकरण हो रहा है। 8 डिजिटल एमसीडी का स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है हरिजन बस्ती में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हरिजन बस्ती के जी, जो एमसीडी के अंदर आता है, प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, वो स्कूल एमसीडी का अंतर्गत? जी, एमसीडी के अंदर में आता है, जिस पर 5 साल में 1 रुपये का फंड पार्षद महोदय ने नहीं लगाया। तो क्या उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मैं ऊपर आवेदन दिया, और वहाँ के अधिकारियों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने यहाँ विजिट किया और वादा किया कि ठीक है चंदन जी, 1 महीना के अंदर इसमें स्कूल में जो भी व्यवस्था हो सकती है मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। 4 दिन पहले डायरेक्टर एजुकेशन आकर के उसी स्कूल में एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण करके उद्घाटन कर चुके हैं। 8 डिजिटल क्लासरूम बन रहा है, पीछे बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बन रहा है, टेनिस कोर्ट बन रहा है, महापुरुषों के सौंदर्यीकरण की तरफ से फोटो लगाए जा रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, पीने के पानी की, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत सारे काम हैं जो एमसीडी के करने योग्य हैं, जो पार्षद महोदय ने 5 साल में नहीं किया, ना मुझे करने दिया। जब एमसीडी भंग हुई, केंद्र सरकार के द्वारा भी एमसीडी चलाई जा रही है, तो हमने उसी ऑफिसर से आवेदन दे करके, रिक्वेस्ट करके ये काम कराने का प्रयास किया है। क्या बात है। तो चंदन जी कह रहे हैं कि हरिजन बस्ती में जो एमसीडी स्कूल है उसमें इनके कुछ बाउंडेशन थे, मगर जब बाउंडेशन पूरा हुआ, मतलब एमसीडी भंग हो गई, उसके बाद इन्होंने जद्दोजहद कोशिश करके अपना एफर्ट लगा के वहां पर कार्य किया। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आगे चलते हैं। आपके प्रत्याशी 163 नंबर के वार्ड में आपके आसपास या आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी से हो, उनकी जो रूपरेखा है आप उनको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है, टक्कर होने वाला है या बीजेपी के ऊपर पूर्ण समर्थन के साथ जनता वोट देने वाली है? देखिए, संगम बिहार ए
163 वार्ड की जनता इस बार मन बना चुकी है। ये आम चुनाव नहीं है, इस क्षेत्र के विकास का चुनाव है, इस क्षेत्र के तस्वीर बदलने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे जितने भी नेता हैं उनकी प्रेरणा से, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी की प्रेरणा से मैंने 2017 से यहाँ पर सेवा कार्य किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मैंने अपना योगदान ना दिया हो। शिक्षा का क्षेत्र हो, पुलिस की मदद हो, या कहीं भी डीएम ऑफिस में आप तो साउथ दिल्ली से महामंत्री भी हैं सर। जी, मैं जिला महामंत्री हूँ। जिम्मेदारी बड़ी है, हर जगह मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन विशेषकर मेरा ध्यान जो होता है वो इस क्षेत्र के ऊपर ध्यान रहता है। तो जाहिर सी बात है। और प्रत्याशी तो मैं था, हारा हुआ था, लेकिन यहाँ जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, हारे हुए माने ही नहीं आप। मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, हारा हुआ ही सही, लेकिन जितना वोट मिला मुझे, उस जनता का पार्षद मैं ही था, और मैं अपने आप को पार्षद समझ करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए काम करता था। और जाते जाते आपका सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एमसीडी चुनाव में वोट जरूर डालें, और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चंदन चौधरी जी के बारे में क्या सोचते हैं, और अन्य जो प्रार्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, किस प्रकार से उनके मैनिफेस्टो हैं, क्या कुछ आपके क्षेत्र में वो लोग करेंगे, वो देखने वाला विषय है। बहरहाल चंदन जी, जाते जाते आप अपने जनता को, जो हमारे व्यूअर हैं और आने वाले दिनों में ये वीडियो को देखेंगे, वोट संबंधित या चुनाव संबंधित, एमसीडी संबंधित जो भी आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 4 दिसंबर का चुनाव का दिन है। भारी बहुमत से मुझे आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, और जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं एमसीडी के अंदर जो आएगा वो तो ऑटोमेटिक होगा, जो एमसीडी के अंदर नहीं आएगा उसका भी प्रण करके, संकल्पित होकर के करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हम कहेंगे, जितने भी प्रार्थी हैं सभी को शुभकामनाएं। आप लोग अपने चुनाव में आगे बढ़ें, और हम भी चाहेंगे कि क्षेत्र का विकास हो, जनता भी चाहेगी विकास हो, इसी आधार पर वोट होना चाहिए। चंदन जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।